प्यारे बच्चों, शर्मा गैस पेपर में भूगोल विषय का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न जो दिया गया है उसी को मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताऊंगा। शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अपने चैनल इकोनॉमिक्स प्लस पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर ले। साथ ही भूगोल के बच्चों तक वीडियो जरूर शेयर करें ताकि वे भी इसका लाभ ले सके। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। टर्म 1 का पहला क्वेश्चन है, मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। यह परिभाषा किस विद्वान द्वारा दिया गया है? तो यह दिया गया रेटजल के अनुसार। नव निश्चयवाद की संकल्पना किनके द्वारा प्रस्तुत की गई है? तो ग्रिफिथ टेलर के द्वारा। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश कौन है? तो भारत। किस विद्वान ने अपने सिद्धांत 1778 में कहा था कि लोगों की संख्या खाद्य आपूर्ति की अपेक्षा अधिक तेजी से बढ़ेगी? तो ये कहा था थॉमस माल्थस ने। पांचवा है, निम्नलिखित में कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? तो दक्षिण पूर्व एशिया। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है? तो शैक्षणिक सुविधाएं। निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग के लोग को कार्यशील जनसंख्या कहते हैं? तो 15 से 59 आयु वर्ग के, यहाँ आयु हो जाएगा, आय लिखा हुआ, आयु वर्ग 15 से 59 आयु वर्ग। भारत में साक्षरता दर निर्धारण हेतु कितने वर्ष से अधिक आयु वाली जनसंख्या को शामिल किया जाता है? तो 7 वर्ष। निम्नलिखित में से किस देश का लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है? तो लैटविया का। मानव विकास की अवधारणा किस अर्थशास्त्री द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो डॉक्टर महबूब उल हक के द्वारा। उसके बाद है 1990 ईस्वी में कौन सा संगठन मानव विकास प्रतिवेदन प्रकाशित कर रहा है? तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। विश्व में किस देश द्वारा सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता GNH को देश की प्रगति का आधिकारिक माप घोषित किया गया है? तो भूटान। मानव विकास प्रतिवेदन 2020 के अनुसार भारत का स्थान कौन सा है? तो 131वां। इसमें कौन प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आता है? तो खनन। आदिकालीन निर्वाह कृषि को इंडोनेशिया में किस नाम से जाना जाता है? तो लद्दाख। कौन सी कृषि प्रणाली भारत में यूरोपीय लोगों द्वारा शुरू किया गया था? तो रोपण कृषि। अंगूर की कृषि किस क्षेत्र की विशेषता है? तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र की। कौन सा देश पुष्प उत्पादन में विशिष्टीकरण रखता है? तो नीदरलैंड। सामूहिक कृषि को सोवियत संघ में किस नाम से जाना जाता है? तो कोल खोज। फूलों की कृषि को क्या कहते हैं? तो फ्लोरिकल्चर। निम्नलिखित में कौन रोपण फसल नहीं है? तो गेहूं। निम्नलिखित में से कौन एकल कृषि नहीं है? तो मिश्रित कृषि। विनिर्माण का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो हाथ से बनाना। किस प्रकार के उद्योग समानता प्रदूषण नहीं फैलाते हैं? तो स्वच्छंद उद्योग। कौन सा उद्योग निर्माण की सबसे छोटी इकाई है? तो कुटीर उद्योग। जर्मनी का रूर क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है? तो बॉक्साइड के लिए। निम्नलिखित में से किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है? तो पूंजीवादी। निम्नलिखित में से कौन सा एक जोड़ा सही सुलेमित है? तो ये लोहा इस्पात पीटर्सबर्ग। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल का उत्पादन करता है? तो आधारभूत उद्योग। किस उद्योग को आधारभूत उद्योग भी कहा जाता है? तो लौह इस्पात उद्योग को। किस क्षेत्र को जंग का कटोरा के नाम से पुकारा जाता है? तो पीटर्सबर्ग क्षेत्र को। पंपास क्षेत्र का संबंध निम्नलिखित में किस फसल से है? तो गेहूं। नगरीय क्षेत्र कहलाने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत पुरुष श्रमिक गैर कृषि कार्यों में संलग्न होते हैं? तो 75%। निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक नगर का उदाहरण है? तो जेरूसलम। इथोपिया की राजधानी अदीस अबाबा का अर्थ क्या है? तो नया पुष्प। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा नगर कौन है? तो टोक्यो। यूनानी शब्द में मेगालोपोलिस का अर्थ क्या होता है? तो विशाल नगर। सन्नगार शब्दावली का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो पैट्रिक गैडिज ने। निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक क्रिया ग्रामीण बस्तियों की मुख्य आर्थिक क्रिया है? तो प्राथमिक। और मिलियन सिटी के लिए कितनी जनसंख्या होनी चाहिए? तो 10 लाख से अधिक। तो ये टर्म 1 का था। अब हम लोग लास्ट टर्म 2 का देख लेते हैं। ये मॉडल क्वेश्चन पेपर 5 से है, मतलब शर्मा गैस के अनुसार। पहला है टर्म 2 के लिए, भारत में जनगणना किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो 1951 में पहली जनगणना हुई। प्रत्येक 10 वर्ष के बाद भारत में जनगणना होती है। मिश्रित कृषि से आप क्या समझते हैं? तो जब फसलों के उत्पादन के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है तो इसे मिश्रित कृषि या मिश्रित खेती कहते हैं। फलों उत्पादन के साथ साथ जब पशुपालन भी आय का स्रोत हो तो ऐसी खेती को मिश्रित खेती कहते हैं। मिश्रित खेती में
फलोत्पादन के साथ केवल दुधारू गाय एवं भैंस पालन तक ही सीमित रखा गया है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत के प्रथम 3 सबसे बड़े राज्य कौन से हैं? तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र एवं बिहार। किन्हीं 2 प्रमुख पेय पदार्थ के नाम लिखिए। तो जल और फलों का रस। धात्विक खनिज किसे कहते हैं? तो जिन खनिजों से धातु प्राप्त होते हैं उन्हें धात्विक खनिज कहते हैं, जैसे लौह, अयस्क, बॉक्साइट आदि। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास को परिभाषित करें। तो जबकि अंतर्राष्ट्रीय प्रवास में कोई व्यक्ति एक देश के किसी शहर से दूसरे देश के किसी शहर में आवास या निवास करता है, इसके लिए उसे सरकारी नियमों का संवैधानिक पालन करना पड़ता है। काली मिट्टी की विशेषता क्या है? तो काली मिट्टी की प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें जल धारण करने की सर्वाधिक क्षमता होती है। काली मिट्टी बहुत जल्दी चिपचिपी हो जाती तथा सूखने पर इसमें दरारें पड़ जाती है। इसी गुण के कारण काली मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है। ध्वनि प्रदूषण से आप क्या समझते हैं? इसके रोकथाम के उपाय बताएं। तो किसी वस्तु से उत्पन्न होने वाली समान आवाज़ को ध्वनि कहा जाता है। जब ध्वनि की तीव्रता अधिक हो तथा सुनने वालों के लिए रुचिकर ना हो तो इसे शोर कहा जाता है। उच्च तीव्रता वाली ध्वनि अर्थात अवांछनीय शोर के कारण मानव वर्ग में उत्पन्न अशांति एवं बेचैनी की दशा को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं, जैसे उद्योगों का शोर, पत्थरों को काटना, तेज चिल्लाना, वाहनों का शोर आदि। ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए डेसिबल मतलब डीबी इकाई निर्धारित की गई है। डेसिबल मापक 0 से प्रारंभ होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ध्वनि की उच्चता का स्तर दिन में 45 डेसिबल तथा रात्रि में 35 डेसिबल निश्चित किया गया है। ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के उपाय। स्रोत पर नियंत्रण, ऑटोमोबाइल का उचित रखरखाव, मशीन का रखरखाव, घरेलू सेक्टर में ध्वनि स्तर में कमी करके धीरे बात करना, स्नेहक का प्रयोग, शोर अवरोधक पदार्थ का प्रयोग। संचार मार्ग पर नियंत्रण, अवरोधकों का प्रयोग, पौधा लगाकर पैनलों पर और बाड़ों का प्रयोग, छोटी सड़क पर बड़े वाहनों का प्रवेश निषेध, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक प्रयोग। रिसीवर पर नियंत्रण, हेलमेट का प्रयोग, ट्रैफिक इंस्पेक्टरों के कानों में ध्वनि अवरोधक यंत्रों का प्रयोग, शांत क्षेत्र से दूर बस स्टैंड, रेलवे स्टेशनों का निर्माण। अन्य उपाय, सड़कों के किनारे, अस्पताल, शिक्षा संस्थाओं में अधिकाधिक पेड़ लगाना, ध्वनि प्रदूषण करने वालों पर कार्रवाई, लाउडस्पीकर, हॉर्न आदि के गलत प्रयोग पर रोक, नगर नियोजन का उचित प्रबंध, ध्वनि अवशोषक इंसुलेशन एवं वाइब्रेशन ड्राफ्टिंग, समुद्री ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण, जागरूकता व शिक्षा। जनसंख्या परिवर्तन के 3 प्रमुख घटकों के नाम लिखे। तो है पहला घटक जन्म दर, मृत्यु दर तथा प्रवास। भारत में उपग्रह प्रणाली के महत्व का वर्णन करें। तो भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली इनसैट इसरो द्वारा शुरू बहुउद्देशीय भू स्थिर उपग्रहों की एक श्रृंखला है जो दूरसंचार, प्रसारण, मौसम विज्ञान और खोज और बचाव कार्य के लिए उपयोग होता है। 1983 में शुरू किया हुआ इनसैट एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे बड़ी देशीय संचार प्रणाली है। यह भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग, दूरसंचार विभाग, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, आकाशवाणी और दूरदर्शन चैनल के एक संयुक्त उद्यम है। सचिव स्तर इनसैट समन्वय समिति के ऊपर इनसैट प्रणाली के समय समन्वय और प्रबंधन टिकी हुई है। इस सैट उपग्रहों भारत के टीवी और संचार आवश्यकताओं की सेवा करने के लिए विभिन्न ब्रांड में ट्रांसपोर्टरों CS विस्तार C और U प्रदान करते हैं। इसरो अंतर्राष्ट्रीय कोस्मस 67 कार्यक्रम के एक सदस्य के रूप में दक्षिण एशियाई और हिंद महासागर क्षेत्र में खोज और बचाव अभियान के लिए संकट चेतावनी संकेतों को प्राप्त करने के लिए उपग्रहों के ट्रांसपोंडरों का इस्तेमाल करते हैं। अगला है गहन निर्वहन कृषि की विशेषता वर्णन अपने शब्दों में कहें। तो गहन कृषि ऐसी चीज़ है जो फसलों के उत्पादन और जानवरों के पालन का कारण बना है, जिसकी वजह से अनेक मानव सभ्यताएं अस्तित्व के अंदर आई थी। खाद्य का उत्पादन कृषि से ही संभव हो पा रहा था। कृषि से संबंधित चीज़ों के अध्ययन को कृषि विज्ञान के नाम से जाना जाता है। कृषि के अंदर कई चीज़ों को शामिल किया जाता है, जैसे भूमि के अंदर पानी के चैनल खोदना, सिंचाई की अलग अलग विधियों का प्रयोग करना, चारागाहों पर पशुओं को चराना और आधुनिक तकनीक की मदद से कृषि उत्पादन में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। प्रमुख कृषि उत्पादों मोटे तौर पर भोजन, रेशा, ईंधन, कच्चा माल, फार्मास्यूटिक्स और उद्दीपनों में सामूहिक किया जाता है। खेती की मदद से खाद्य के अंदर अनाज, फल, सब्जी और मांस का उत्पादन किया जाता है। वही रेशों के अंदर कपास, रेशम, ऊन आता है। उद्दीपकों के अंदर तंबाकू, खराब और कोकीन आता है। 2007 में दुनिया के लगभग 1/3 श्रमिक कृषि क्षेत्र में कार्यरत है, लेकिन औद्योगिकरण की वजह से श्रमिकों की कृषि पर निर्भरता कम हुई है। लेकिन इसके बाद भी पूरी दुनिया की 1/3 आबादी को कृषि से ही रोजगार प्राप्त होता है। सड़क परिवहन रेल परिवहन की तुलना में किस प्रकार सुगम है? तो सड़क परिवहन रेल की तुलना में सड़कें बनाने की लागत कम पड़ती है। सड़क उबड़ खाबड़ और विभिन्न भूभागों पर बनाई जा सकती है। अधिक ढाल वाले क्षेत्रों और पहाड़ियों पर भी आसानी से सड़कों का निर्माण किया जा सकता है।
ठोस अपशिष्ट द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण पर प्रकाश डाले। तो ठोस अपशिष्ट भी प्रदूषण के प्रमुख कारक है। घरेलू, व्यावसायिक, शैक्षणिक, सांस्थानिक और औद्योगिक गतिविधियों द्वारा उत्पन्न कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ ठोस अपशिष्ट कहलाते हैं। ठोस अपशिष्टों की मात्रा में अप्रत्याशित वृद्धि के कारण शहरों और गाँव में भी पर्यावरण क्षरण एवं जन स्वास्थ्य के लिए खतरा उत्पन्न हो जाता है। ठोस अपशिष्ट मानव द्वारा उपयोग के बाद त्याग दिए जाने वाले ठोस तत्वों अथवा पदार्थों को ठोस अपशिष्ट कहते हैं। इससे विविध प्रकार के डिशर्ट, बोतल, कांच, पॉलीथीन बैग, प्लास्टिक सामान, राख, घरेलू कचरा, लोहा, लकड़ इत्यादि शामिल होते हैं। ठोस अपशिष्ट तथा कचरों के समुचित संग्रह, डंपिंग स्थलों पर इनका इकट्ठा करना तथा इनका समुचित निपटाना सम्मिलित होते हैं। इस प्रकार ठोस अपशिष्ट का दो प्रक्रिया सम्मिलित होती, संग्रहण और निस्तारण। इन प्रक्रियाओं के साथ ठोस अपशिष्ट पर्यावरण प्रदूषण प्रबंधन में कभी कभी पुनर्चक्रण प्रक्रिया का उपयोग भी किया जाता है। ठोस अपशिष्ट प्रमुख रूप से नगरीय तथा औद्योगिक क्षेत्रों में प्राप्त होते हैं। यहाँ नगरीय हो जाएगा, नगरीय तथा औद्योगिक क्षेत्रों में प्राप्त होते हैं। ठोस अपशिष्ट पदार्थों के प्रमुख स्रोत, पहला है औद्योगिक अपशिष्ट। औद्योगिक इकाइयों द्वारा अनेक प्रकार के अपशिष्ट त्यागे जाते हैं जो भूमि या मृदा प्रदूषण के साथ साथ पर्यावरण को भी प्रदूषित करता है। चीनी कारखाना से व्यापक मात्रा में निकलने वाली खोई, तापीय ऊर्जा संयंत्रों में उत्पादित राख, तांबा व एल्युमिनियम प्रजनन संयंत्रों से निकलने वाले खतरनाक रसायन पर्यावरण को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। खनन अपशिष्ट, खनिजों के प्रति के दौरान काफ़ी मात्रा में अपशिष्ट निकलते हैं। खनन के लिए सबसे पहले भूपृष्ठों को खोदा या तोड़ा जाता है, इससे मलबे का ढेर लग जाता है। परिवहन के समय भी खनिज युक्त मलबा यहाँ वहाँ फैलता है। खनन क्षेत्र में अपशिष्ट से निर्मित मलबे के बड़े बड़े ढेर देखे जा सकते हैं। इस प्रकार खनन के दौरान उपयोग में लाई जाने वाली मशीन से उत्पन्न धुआं पर्यावरण को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। भारत में डेयरी कृषि को बढ़ावा देने के उपाय बताएं। तो भारत विश्व में सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है। वर्ष 2010 से 11 में भारत का कुल दूध उत्पादन 12.18 करोड़ टन रहा। योजना आयोग के अनुमान एवं सकल घरेलू उत्पाद की लगातार उच्च वृद्धि के कारण हुए सुधार के पश्चात यह संभावना है कि दूध की मांग 16-17 तक, मतलब 12वीं पंचवर्षीय योजना का अंतिम वर्ष, लगभग 15.5 करोड़ टन था तथा 2021-22 तक लगभग यह 20 करोड़ टन होगी। दूध की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए अगले 15 वर्षों में वार्षिक वृद्धि को 4% से अधिक रखना आवश्यक है। अतः प्रजनन तथा पोषण पर केंद्रित कार्यक्रम द्वारा वर्तमान पशु झुंड की उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए एक वैज्ञानिक तरीके से योजनाबद्ध बहुराज्य पहल आरंभ करना आवश्यक है। राष्ट्रीय डेयरी योजना की परिकल्पना 15 वर्षों की अवधि को ध्यान में रखते हुए की गई है, क्योंकि यह एक अधिक उत्पादक पशु को उत्पन्न करने में 3 से 5 वर्ष की अवधि अपेक्षित होती है। अतः दूध उत्पादन वृद्धि के लिए प्रणाली को विकसित तथा विस्तार करने में इतना समय लगता है। राष्ट्रीय डेयरी योजना का प्रथम चरण, जो मुख्यतः विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा, 6 वर्षों की अवधि में लागू किया जाएगा। इसके निम्नलिखित उद्देश्य होंगे। पहला, दुधारू पशुओं की उत्पादकता में वृद्धि में सहायता करना तथा इसके द्वारा दूध की तेजी में बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए दूध उत्पादन में वृद्धि करना। ग्रामीण दूध उत्पादकों को संगठित दूध संसाधन क्षेत्र के बृहत पहुंच उपलब्ध कराने में सहायता करना। राष्ट्रीय डेयरी योजना का कार्यक्रम योजना की प्रारंभिक चरण में भू आयामी पहलों की श्रृंखला 2012-13 में शुरू होकर 6 वर्षों की अवधि तक कार्यान्वित की जाती है। अगला है प्रवास को प्रभावित करने वाले कारक का वर्णन करें। तो पहला कारक है आर्थिक कारक, जिसमें अनुकूल कारक है भूमि का आकर्षण, रोजगार के अवसर की उपलब्धता, आमदनी के अच्छे अवसर, दूसरे देश की आर्थिक संपदा तथा उच्च जीवन स्तर, रोजगार तथा नौकरी की उपलब्धता और खुली अर्थव्यवस्था। वह है प्रतिकूल कारक, तो जीविकोपार्जन के साधनों का अभाव तथा मजदूरी का निम्न स्तर, रोजगार के अवसरों की कमी, निर्धनता, बेरोजगारी तथा निम्न जीवन स्तर, जनसंख्या का बढ़ता दबाव, यातायात तथा संवेद वाहन के विकसित साधन, प्राकृतिक एवं भौगोलिक कारण में अनुकूल और प्रतिकूल। तो सामाजिक कारण है सामाजिक भेदभाव, सामाजिक रीतियों, विश्वासों और व्यवहारों के प्रति विरक्ति, विवाह, लड़की प्रवास करती है, शिक्षा तथा बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की संभावनाएं, स्वास्थ्य तथा अन्य सुविधाएं। धार्मिक कारक में आ जाता है धर्म स्थान, हज, प्रयाग, रोम, यरूशलम। राजनीतिक कारण में युद्ध, बांग्लादेश, पाकिस्तान। अन्य कारण में नगरीय आकर्षण, नौकरी या तबादले। 16 नंबर क्वेश्चन है, भारत में कोयला खनिज के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है? तो भारत में कोयला खनिजों को
एक बार उपयोग करने के उपरांत उसे दोबारा नहीं पाया जा सकता है। खनिजों का दुरुपयोग किया गया तो आने वाली पीढ़ियों को दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए कोयला का संरक्षण आवश्यक है। 17 नंबर क्वेश्चन है जन्म दर और मृत्यु दर में अंतर स्पष्ट करना। इधर है जन्म दर, इधर है मृत्यु दर। एक वर्ष में जनसंख्या के प्रति 1000 व्यक्तियों पर किसी देश में जन्मे जीवित बच्चों की संख्या को जन्म दर कहते हैं, जबकि जनसंख्या के प्रति 1000 व्यक्तियों पर किसी देश या क्षेत्र में मरने वाले लोगों की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। दूसरा है जब जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो तो इसे धनात्मक वृद्धि दर कहते हैं, और जबकि जब मृत्यु दर जन्म दर से अधिक हो तो इसे ऋणात्मक वृद्धि कहते हैं। तीसरा है जन्म दर को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक है जीवन स्तर, विवाह की आयु, उत्पादकता, शिक्षा स्तर एवं सरकारी नीतियाँ आदि। मृत्यु दर को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक है निम्न शिक्षा स्तर, चिकित्सा सुविधा का अभाव, भोजन का अभाव एवं निम्न जीवन स्तर। छठा है जन्म दर में तीव्र गिरावट और मृत्यु दर में तीव्र वृद्धि होती है तो जीवन प्रत्याशा में गिरावट आती है। उदाहरण के लिए किसी क्षेत्र की 5 लाख की जनसंख्या में मरने वालों की संख्या 5000 हो तो मृत्यु दर होगी 5000 भागा का दाएं सैकड़ा हजार 10,000, 5 लाख गुने 1000 बराबर 10। फिर है विकासशील देशों में अशोधित जन्म दर अधिक और विकसित देशों में अपेक्षाकृत बहुत कम है, जबकि मृत्यु दर की गणना करते समय सारी संख्या को सम्मिलित किया जाता है, परंतु जनसंख्या के विभिन्न आयु वर्गों में मृत्यु दर में भिन्नता पाई जाती है, इसलिए इसे मृत्यु दर कहते हैं। छठा यदि अशोषित जन्म दर अशोषित मृत्यु दर से अधिक हो तो जनसंख्या में शुद्ध वृद्धि होती है। मृत्यु दर निम्न सूत्र से ज्ञात की जाती है अशोषित मृत्यु दर बराबर मृतकों की संख्या गुने 1000। जन्म दर की जानकारी किसी देश की जनसंख्या के लिए बहुत उपयोगी है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार जन्म मृत्यु से तात्पर्य जन्म के बाद किसी भी समय जीवन के सभी परमाणुओं का स्थायी लोप हो जाना है। जन्म दर से बढ़ने से जनसंख्या बढ़ती है, जबकि मृत्यु दर के बढ़ने से जनसंख्या घटती है। 18 है मानव स्वास्थ्य पर होने वाले जल प्रदूषण के प्रभाव का वर्णन करें। तो बढ़ती मांग और विलासिता के जीवन में की प्रतियोगिता के कारण जल प्रदूषण पूरे विश्व के लोगों द्वारा किया जा रहा है। कई सारी मानव क्रियाकलापों में उत्पादित कचरा पूरे पानी को खराब करता है और जल में ऑक्सीजन की मात्रा को कम करता है। ऐसे प्रदूषण जल की भौतिक, रासायनिक, थर्मल और जैव रासायनिक विशेषता को कम करते हैं और पानी के बाहर के साथ ही पानी के अंदर के जीवन को बुरी तरह प्रभावित करते हैं। जब हम प्रदूषित पानी पीते हैं, खतरनाक रसायन और दूसरे प्रदूषण शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और शरीर के सभी अंगों के कार्यों को बिगाड़ देते हैं और हमारा जीवन खतरे में डाल देते हैं। ऐसे खतरनाक रसायन पशु और पोचों के जीवन को भी बुरी तरह से प्रभावित करते हैं। जब पौधों में अपनी जड़ों के द्वारा गंदे पानी को सोखते हैं, वो बढ़ना बंद कर देते हैं और सूख जाते हैं। जहाज़ों और उद्योगों में छलकते तेल की वजह से हजारों समुद्री पक्षी मर जाते हैं। खाद, कीटनाशकों के कृषि उपयोगों से बाहर आने वाले रसायनों के कारण उच्च स्तरीय जल प्रदूषण होता है। जल प्रदूषण की मात्रा और प्रकार के आधार पर जल प्रदूषण का प्रभाव जगह के अनुसार बदलता है। पीने के पानी की गिरावट को रोकने के लिए तुरंत एक बचाव तरीके से जरूरत है जो धरती पर रह रहे हैं हर एक अंतिम व्यक्ति की समझ और सहायता के द्वारा ही संभव है। अब है निम्नलिखित सूती वस्त्र उद्योग केंद्र को भारत के मानचित्र पर दर्ज। मुंबई कहाँ है? महाराष्ट्र में, अहमदाबाद गुजरात में, कानपुर में उत्तर प्रदेश में, सूरत आपका गुजरात में, कोलकाता आपका पश्चिम बंगाल में। तो क मुंबई, यहाँ पर आप लोग एक बार इसको ग्राफ को बढ़िया से देख लीजिए बच्चों। यहाँ क, ख, ग ये सब नंबर दिया हुआ है, इससे आप इसको देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। बाय बाय।